मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई मेरी जिंदगी में आएगा। सोचा तो फिल्म बनाने वालों ने भी नहीं था, क्योंकि जब इस फिल्म की कहानी लिखी जा रही थी, ये हीरो हिंदी सिनेमा के फलक पर सबसे बड़े सितारे के तौर पर चमक रहा था, जिसके पास समय नहीं था और जिसे हीरो लिया गया था उसके बूते ये फिल्म उठा पाना मुश्किल था। कहानी कुछ और नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स की हिंदी रीमेक थी, जिसे स्क्रीन प्ले में बदलने का काम दिया गया था सतीश भटनागर और कादर खान को। लेकिन कोई बड़ा फाइनेंसर इसमें पैसा लगाने को तैयार नहीं था कि आम दर्शक इतने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को पचा नहीं पाएंगे, और इससे इंस्पायर्ड एक हिंदी फिल्म 50 के दशक में पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन यहाँ शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत में जिनकी मिलना है वो किस तरह भी मिल जाए। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे राज एन सिप्पी और प्रोड्यूसर थे रामू एन सिप्पी, और ये दोनों पुराने दिग्गज प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी के बेटे थे। वही एनसी सिप्पी जिन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर से भी पहले आनंद और बॉम्बे टू गोवा जैसी बेहद कामयाब फिल्में दिलाई थीं, जो आगे चलकर कल्ट क्लासिक बनी। इसके अलावा मिली, चुपके चुपके और अलाप जैसी फिल्में भी। और साफ शब्दों में कहें तो ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित जिन फिल्मों के आप दीवाने हैं और दुनिया जिन्हें आज भी बड़े चाव से देखती है, उनमें ज़्यादातर को एनसी सिप्पी ने ही प्रोड्यूस किया था। तो इस नई फिल्म के नए नवेले प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पापा की सिफारिश से किसी तरह अमिताभ बच्चन को फिल्म से जोड़ने की जुगत लगाई। बात साल 1978 की है, अमिताभ का ऑल टाइम हाई पीरियड। तब अमिताभ एनसी सिप्पी की फिल्म गोलमाल में गेस्ट रोल कर रहे थे। मौका ताड़कर सिप्पियों ने उन्हें घेरा, लीड रोल ना सही गेस्ट रोल ही कर लो, तुम्हारे बिना ये फिल्म पार नहीं लग पाएगी। बहुत जोर दिया कि सेंट्रल आइडिया भले ही सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन सिस्टर्स का है, लेकिन पूरी फिल्म का इंडियनाइजेशन किया गया है। साल 1954 में आई स्टैनली डोनेन निर्देशित फिल्म का सेंट्रल आइडिया ये था कि ओरेगन के जंगलों में रहने वाला एडम शहर आकर मिल्ली नाम की लड़की से शादी करता है। मिल्ली को उसके घर आकर पता चलता है कि एडम के 6 और भाई हैं जो जंगली और असभ्य हैं। मिली उन्हें सलीका सिखाते हुए सुधारने की कोशिश करती है। एक सोशल पार्टी में बाकी 6 भाइयों को शहर की 6 लड़कियों से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके घर वाले आड़े आते हैं। फिर एडम की सलाह पर 6 भाई उन लड़कियों को अगवा कर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं, जहां उन्हें भी इन लड़कों से प्यार हो जाता है। घर वाले उन्हें रिहा कराने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन अब लड़कियां यहीं घर बसाने को राजी हैं। अमिताभ ने स्क्रिप्ट देखी और साफ कहा कि अगर मैं बड़े भाई रवि वाला लीड रोल कर भी लूं तो इस फिल्म को आखिर तक खींचना संभव नहीं, कुछ वैल्यू एडिशन कीजिए फिर सोचता हूं। उन दिनों डॉन की धूम थी। अमिताभ को ज़्यादा से ज़्यादा भुनाने के लिए डबल रोल कहानियों की होड़ लगी हुई थी। एनसी सिप्पी ने लेखकों की सलाह पर एक नया किरदार गढ़ा और इसे निखारने का जिम्मा एक और लेखक को दिया। नाम था ज्योति स्वरूप। वही ज्योति स्वरूप जिन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन को विलेन या कह लें कि एंटी हीरो के रूप में पेश किया था। यानी फिल्म परवाना के डायरेक्टर ज्योति स्वरूप अब सतीश भटनागर और कादर खान के साथ राइटिंग टेबल पर मिलकर कहानी को धार देने में जुटे थे। और इसके बाद सामने आया अमिताभ बच्चन का दूसरा किरदार बाबू। सत्ते पे सत्ता पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो भी थे और विलेन भी। उन्हें कहानी पसंद आई और अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद कॉम्बो कैरेक्टर वाली ये फिल्म साइन कर दी। दिलबर मेरे जब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। फिल्म में बतौर हीरोइन रेखा को कास्ट किया गया था, लेकिन अब अमिताभ का नाम सुनते ही रेखा एग्जिट कर गई, क्योंकि अब दोनों के बीच तल्खी बढ़ गई थी और पेंडिंग फिल्में निपटाने के अलावा कोई नई फिल्म साइन नहीं कर रहे थे। फिल्म की लीड हीरोइन का भी की रोल था, यानी सबसे बड़े भाई रवि की पत्नी इंदु, जिस पर बाकी भाइयों को सुधारने और कहानी को अंजाम तक ले जाने का जिम्मा था। रेखा के निकलने के बाद इसके लिए परवीन बाबी से बात की गई, जो इस रोल में फिट नजर आ रही थी और अमिताभ की टॉप जोड़ीदार हीरोइनों में शुमार थी।
परवीन बाबी ने फिल्म तो साइन कर दी, लेकिन अब उनके ऊपर दूसरे कई सितारों की तरह ओशो भक्ति का भूत सवार था और उन्होंने करियर वरियर छोड़ अमेरिका शिफ्ट होने का प्लान बना लिया। अमिताभ बच्चन की सलाह पर फिल्म मेकर्स ने हेमा मालिनी को ऑफर किया, जो 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो अमिताभ के अगेंस्ट हीरोइन बनने को लेकर काफी एक्साइटेड थी। कसौटी छोड़कर अब तक वो जितनी भी फिल्मों में अमिताभ संग दिखी थी, उनके हीरो कोई और थे। और सच पूछें तो अमिताभ के सुपरस्टार बनने के दौर में अगर कोई एक हीरोइन लेडी सुपरस्टार कहलाने की हकदार थी तो हेमा ही थी। लगातार ब्लॉकबस्टर और टॉप ग्रॉसर फिल्में। उनकी प्रेगनेंसी फिल्म मेकर्स की चिंता तो थी, लेकिन उनकी स्क्रीन चार्म के आगे उसे भी नजरअंदाज किया गया और वो फिल्म में ले ली गई कि उनसे जुड़े सीन पहले शूट कर उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। मिल जाती है रेखाएं लाखों पे। करीब 20 जाने माने एक्टर्स को लेकर शुरू की गई फिल्म अपने आप में एक चैलेंज थी। शुक्र ये था कि अमिताभ की एंट्री के बाद प्रोड्यूसर्स ने किसी और बड़े नाम का लालच छोड़ दिया और तय किया कि फिल्म इस एक नाम के सहारे ही पार लगाई जाए। अमिताभ के बिलेनियस डबल के साथ ही मेन विलन के तौर पर अमजद खान को लिया गया, जो तब तक गब्बर के क्रेज और फेम से बाहर नहीं आ पाए थे। ज्योति स्वरूप अपनी फिल्म परवाना में अमिताभ का नेगेटिव किरदार भले ही न भुना पाए हों, लेकिन यहाँ उन्होंने को राइटर्स के साथ मिलकर उसमें हर वो कैरेक्टरिस्टिक डालने की कोशिश की जिससे वो हीरो के चेहरे के पीछे अपने मंसूबों की नुमाइश करता चले। और सच पूछिए तो यही वो किरदार था जिसके दम पर ये फिल्म लेटर हाफ में दर्शकों को बांधे रखती है। शुरुआत लगभग ओरिजिनल फिल्म जैसी ही थी, जंगली उजड़ भाइयों के बीच एक सभ्य शहरी भाभी, लेकिन रवि के हम शक्ल के रूप में आया बाबू कहानी को ट्विस्ट और नया टर्न देने का काम करता है। यहाँ अमिताभ का लुक भी हैरान करने वाला था। उन दिनों आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगवाना और निकलवाना बहुत कठिन और दर्दनाक प्रोसेस हुआ करता था। इसके चलते कई कई दिन अमिताभ बच्चन की आंखें लाल रहती थीं और दूसरी फिल्में शूट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उन्हें एक बार कोई किरदार भा जाता तो वो उसमें डूब जाते। 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स हॉलीवुड की टिपिकल एक्शन फिल्मों से अलग एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी और इसके साउंड ट्रैक को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और यहाँ हिंदी में इस चुनौती से पार पाने की जिम्मेदारी थी R.D. बर्मन की, जिन्होंने ट्यून्स और स्कोर्स दोनों से इतने एक्सपेरिमेंट, इतने इनोवेशन किए जो पर्दे के पीछे ही देखा जा सकता था, लेकिन जब पर्दे पर सुना गया उनका काम फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। करीब 1.5 करोड़ के मॉडेस्ट बजट में बनी फिल्म को तब तक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे जब तक ये बात खुलकर नहीं आ गई कि इसमें अमिताभ बच्चन फुल फ्लेज डबल रोल में है। शुरू में अटकलें ये भी थी कि वो गोलमाल की तरह इसमें गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं। फिल्म आते आते 4-5 साल लगी गए थे। जब आई तो अमिताभ की टक्कर अमिताभ से ही हुई। साल 81 को तो वो अपने नाम कर ही गए थे, साल 82 में भी बच्चन का बवंडर चल रहा था। लेकिन फिल्म ने पहले ही दिन 8 लाख रुपए का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर अपनी दमदार दस्तक दी और तीसरे हफ्ते तक ये हिट घोषित हो गई। ओवरऑल इसने 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में जगह बनाई। बुझाने वाली जाने कब आएगी। तो अमिताभ बच्चन की इस अंडररेटेड बट कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। परियों का मेला है, हर दिल अकेला है, और हमें किस